स्वागत है आपका आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में, जिसे आप एक तरह का एक्सप्लेनर भी कह सकते हैं। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य की तह तक जाने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जो कभी जिंदगी, व्यापार और अथाह दौलत से जगमगाती थी, लेकिन आज वहां सिर्फ पत्थरों का सन्नाटा है। जैसलमेर के पास मौजूद कुंदरा के ये खंडहर एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जो सदियों बाद भी रोंगटे खड़े कर देती है। फिलहाल ये पूरी जगह वीरान है और इसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया हुआ है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इन खंडहरों को देखते हैं ना, तो हवा में आज भी एक अजीब सा रहस्य महसूस होता है। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल जो सीधा दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। और ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ किसी एक छोटे मोटे गांव की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूरे 84 गांव के एक बेहद समृद्ध नेटवर्क की, जहां खेत लहलहाते थे, घरों में सचमुच सोने चांदी के भंडार थे और जिनका व्यापार 7 समंदर पार तक फैला था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात, जी हां बिल्कुल रातों रात, ये पूरा का पूरा समाज हवा में गायब हो गया, बिना कोई सुराग छोड़े। ये एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य है जो किसी भी सस्पेंस थ्रिलर को आसानी से पीछे छोड़ सकता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पालीवाल ब्राह्मणों का स्वर्ण युग और कैसे वो पाली के मैदानों से जैसलमेर की ऊंचाइयों तक पहुंचे। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए ना, हमें सबसे पहले कुलधारा के असली बाशिंदों को समझना होगा। ये थे पालीवाल ब्राह्मण। ये वही लोग थे जिन्होंने सूखे रेगिस्तान को एक जीती जागती स्वर्ण नगरी में तब्दील कर दिया था। ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि राव सिहाजी के युग में ये लोग मूल रूप से मारवाड़ के पाली क्षेत्र में रहा करते थे, इसीलिए इन्हें पालीवाल कहा गया। काफी धनवान व्यापारी थे ये, लेकिन जब राव सिहाजी की सेना ने उनसे मदद और धन मांगा तो काफी सारे संघर्ष हुए और इसके चलते विक्रम संवत 1300 के आसपास इन लोगों ने अपना घर यानी पाली छोड़ दिया। पलायन करके ये जैसलमेर के रेगिस्तान में आ बसे और अपनी कड़ी मेहनत से कुलधारा समेत 84 गांवों का एक ऐसा समाज खड़ा किया जिसने सच में एक अभूतपूर्व स्वर्ण युग की नींव रखी। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है पालीवाल ब्राह्मणों का कमाल का दिमाग। उनकी वैज्ञानिक सोच वाकई अकल्पनीय थी। उन्होंने उस रेगिस्तान में ऐसी भव्य हवेलियां बनाई जिनका आर्किटेक्चर आज के वैज्ञानिकों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। और उनकी सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक, खड़ी नाम की जल संचयन प्रणाली। मतलब सोचकर देखिए, इस तकनीक से वो उस भयंकर सूखे रेगिस्तान में भी भरपूर फसलें उगा लेते थे। इसके अलावा उनका इंटरनेशनल व्यापार भी जोरों पर था। लोक कथाएं तो यहां तक कहती हैं कि उनके पास इतना अथाह धन था कि उनके घरों में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात मिट्टी की तरह बिखरे रहते थे। वो अपने समय के असली कुबेर थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दीवान सालिम सिंह का कहर और कैसे इस भयंकर अत्याचार ने उनकी सारी समृद्धि को चकनाचूर कर दिया। तो इस शानदार सुनहरे युग को किसकी नजर लगी? कहानी में एंट्री होती है महारावल गज सिंह के दीवान सालिम सिंह की, और यहां से तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। इन दोनों पक्षों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ हमारे पालीवाल ब्राह्मण थे, बेहद मेहनती, उसूलों वाले और अपने स्वाभिमान को जान से ज्यादा प्यारा मानने वाले, और दूसरी तरफ दीवान सालिम सिंह। स्रोतों की माने तो वो एक बेहद क्रूर, निर्दयी और हद दर्जे का लालची इंसान था। उसने आम जनता पर इतने भारी टैक्स लगा दिए थे कि लोग त्राही त्राही कर रहे थे। ऊपर से उसकी वासना की भी कोई सीमा नहीं थी। तो आप देख सकते हैं, ये सीधी सीधी अच्छाई और खौफनाक बुराई की टक्कर थी। इस पूरी खौफनाक त्राजेडी की वजह कोई जमीन या सत्ता का लालच नहीं था। असल में ये सब तब शुरू हुआ जब इस क्रूर दीवान की बुरी नजर कुलधरा के मुखिया की 16 साल की बेटी पर पड़ गई। सत्ता और अहंकार के नशे में चूर उस दीवान ने ठान लिया कि उसे किसी भी कीमत पर वो लड़की चाहिए। बस यहीं से इस पूरे हंसते खेलते समाज की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दीवान ने तुरंत अपने सिपाही कुलधरा भेजे और एक रूह कपा देने वाला फरमान जारी कर दिया। फरमान क्या था? पूर्णिमा की रात तक लड़की को मुझे सौंप दो, वरना पूरे के पूरे गांव को मिट्टी में मिला दूंगा। उसने उन्हें सीधे सीधे 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। उसने गांव के चारों तरफ अपने सिपाही तैनात कर दिए ताकि कोई भी परिंदा पर ना मार सके। अब कुलधरा के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो आत्मसमर्पण करके अपनी इज्जत नीलाम कर दें या फिर मौत को गले लगा लें। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, एक ऐसा ऐतिहासिक पलायन जो अकल्पनीय पैमाने के बलिदान की कहानी है। आखिरकार पूर्णिमा की वो खौफनाक रात आ ही गई, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक बहुत ही अद्भुत चीज हुई।
केवल कुलधरा ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी 84 गांवों ने पूरी तरह से एकजुटता दिखाई। रातों रात 84 गांवों के मुखियाओं की एक विशाल और बेहद गुप्त पंचायत बुलाई गई। अब आप खुद सोचिए, एक साथ 84 गांवों का इकट्ठा होना। यह संख्या अपने आप में बता रही है कि स्थिति कितनी भयानक थी और उन लोगों के बीच की एकता कितनी मजबूत थी। वो सभी एक स्वर में एक साथ खड़े थे। लेकिन पंचायत में फैसला लेना इतना आसान तो नहीं था, है ना? इसे समझने के लिए हमें उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मंत्र को समझना होगा। पालीवाल समाज धरती, धर्म, स्त्री के उसूल पर जीता था। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके लिए अपनी जमीन, अपने विश्वास और अपनी औरतों का सम्मान दुनिया के बड़े से बड़े खजाने से भी ज्यादा कीमती था। उस पंचायत में ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई कि चाहे जो हो जाए, वो उस अत्याचारी दीवान के आगे नहीं झुकेंगे। अपनी बेटी का सौदा करके वो अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपना सब कुछ क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। और फिर उस रात जो हुआ ना, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पंचायत का फैसला था सम्मान सबसे ऊपर है। तो उन्होंने क्या किया? रातों रात अंधेरे का फायदा उठाकर 84 गांव के लोग अपने पुश्तैनी घरों से निकल पड़े। उन्होंने अपनी वो खूबसूरत वास्तुकला वाली हवेलियां, अपने लहलहाते खेत और यहां तक कि अपना बेहिसाब खजाना, सब कुछ वहीं जमीन में दबा छोड़ दिया। सदियों की मेहनत से बनाई गई अपनी पूरी दुनिया को उन्होंने सिर्फ एक रात में त्याग दिया, लेकिन अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी। और अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से पर आते हैं। कुलधरा का अमर श्राप, एक ऐसी विरासत जो आज भी पत्थरों और सन्नाटे में उकेरी हुई है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कुलधरा पर पड़ीं, तो वहां सिर्फ एक डरावना सन्नाटा था। दीवान के सिपाही जब गांव में घुसे तो उन्हें वहां एक परिंदा भी नजर नहीं आया। जो शहर कल तक आबाद था, वो रातों रात भूतों के शहर में बदल चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अपनी प्यारी मातृभूमि को छोड़ते हुए पालीवाल ब्राह्मणों के दिलों में जो चीख थी, जो दर्द था, उसने एक भयंकर शाप का रूप ले लिया। उन्होंने जाते जाते कहा, आने वाले समय में यह धरती हमेशा वीरान रहेगी। यहां कोई भी फिर कभी घर नहीं बसा पाएगा। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? आज इतने सदियों बाद भी कुलधरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही खंडर पड़ा है। वहां आज तक कोई दोबारा नहीं बस सका। आपके मन में आ रहा होगा कि उस जालिम दीवान का क्या हुआ? ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक सालिम सिंह को भी उसके कर्मों की भयानक सजा मिली और उसका बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उस अत्याचारी के मरने के बाद भी पालीवाल ब्राह्मण कभी भी अपनी उस प्यारी स्वर्ण नगरी में लौटकर नहीं आए। वो पूरे देश में अलग अलग जगह बस गए। लेकिन कुलधरा इतिहास की रेत में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। आज जब हम इन वीरान खंडहरों के बीच खड़े होते हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में गूंजता है। लोग आज भी कुलधरा में गढ़े हुए सोने चांदी के खजाने को ढूंढने आते हैं, लेकिन क्या वाकई वो सोना ही उनका सबसे बड़ा खजाना था, या फिर उनका असली खजाना वो अटूट स्वाभिमान और गरिमा थी जिसके लिए उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना सब कुछ लुटा दिया? कुलधरा की ये खामोश हवेलियां आज भी हमें इसी बलिदान की याद दिलाती हैं। तो आज के इस विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आखिर जीवन में सच में सबसे कीमती चीज क्या है? जरा सोचिएगा।